भारत के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल जो कि बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है उसको देख रहे हैं। तो ये सवाल नंबर 8 है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक तो महात्मा गांधी थे। इन्होंने 1932 में मुंबई में इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था दलित वर्गों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों, स्कूलों, जल संसाधन आदि तक पहुंचाने में सहायता करना था। ये भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे और इसके जो सचिव थे वो अमृतलाल ठक्कर थे। जब अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की तो इसलिए महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें भी जानते हैं। ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और लौटते ही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाषण भी दिए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, जहां बिहार के राजकुमार शुक्ला ने उनसे नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया था। और इसी अनुरोध पे महात्मा गांधी ने 1917 का चंपारण सत्याग्रह किया, जिसे तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ बोला जाता है। उनके द्वारा आयोजित पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को कहा जाता है। उसके बाद 1918 का खेरा सत्याग्रह उनके द्वारा आयोजित पहला असहयोग आंदोलन है। इसमें जो है महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है और पहला असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का खेरा सत्याग्रह को कहा जाता है। और महात्मा गांधी की पहला भूखा हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल को कहा जाता है, जो कि 1918 में हुई थी। और महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार के भारत से वापस जाने का निर्णय की नवीनतम घोषणा कब की थी? यानी अंग्रेज भारत के सत्ता को छोड़कर कब जाने की घोषणा की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जून 1948 को। और जून 1948 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत के राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित भारतीयों के लिए कर दिया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार की घोषणा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत से हट जाएंगे, यानी भारत से वापस चले जाएंगे। और उन्होंने घोषणा की कि भारतीय सत्ता की जिम्मेदारी भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित की जाएगी। और इसी घोषणा के बाद क्लेमेंट एटली के घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। और इसके बाद भारत के विभाजन के लिए माउंट बेटन योजना आई, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चिन्हित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच चिन्हित की गई थी। हम लोग रेडक्लिफ से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें को फिर देखते हैं। तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे। इनको पंजाब और बंगाल के 2 सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और आयोग को भारत और पाकिस्तान की नई सीमाओं को बनाने का काम भी सौंपा गया था। और सीमा आयोग का अध्यक्ष जो रेडक्लिफ थे, इन्हें काम को पूरा करने के लिए इन्हें मात्र 5 हफ्ते का समय दिया गया था और सीमा आयोग का निर्णय 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और महलवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या हॉल्टर मैकेंजी ने 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी और इस प्रणाली के तहत पूरे गांव की ओर से ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भूमि राजस्व एकत्रित की जाती थी और महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत पूरे गांव को महल नामक एक बड़ी इकाई में परिवर्तित कर दिया गया था। इसे भू राजस्व के भुगतान के लिए एक इकाई के रूप में माना जाता था और इस महलवाड़ी प्रणाली के तहत राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाना था और अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। और हम लोग यह भी देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में पेश किया था और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों कहे जाने वाले बिचौलियों द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूली किया जाता था और एकत्र की गई कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा सरकार का होता था और 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रहता था जो बिचौलिया होते थे। और यह पश्चिम बंगाल, बिहार, यूरोप, आंध्र प्रदेश आदि में प्रचलित व्यवस्था थी। अब हम लोग अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ साथ कुछ रैयत वाली व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं और यह 1820 के दशक में अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा पेश की गई रैयत वाली व्यवस्था थी और इस प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भूमि का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था और भुगतान में जो व्यक्तिगत किसानों को रैयत कहा जाता था उन्हें भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टी पर देने का पूरा अधिकार था और रैयतों यानी किसानों को तब तक उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे लगान का भुगतान नहीं कर सकते थे। शुरुआत में रैयत व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में पेश किया गया था, लेकिन बाद के समय में महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, बरार आदि तक ये बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कहाँ की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पवनार महाराष्ट्र में विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और विनोबा भावे तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो विनोबा भावे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया। वह पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में की थी और ये भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक सांकेतिक नैतिक विरोध था। और जवाहरलाल नेहरू दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो था ब्रह्मदत्त तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस ने 1918 में मोटफोट सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण बचे हुए पुराने नरमपंथी
जो कि सप्रू जयप्रकाश और चिंतामणि से नाता टूट गया, जिन्होंने माउंटफोर्ड सुधार का गठन किया था। तो उस सुधार के नाम था, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था? इसमें जो है 3 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही है उसको ढूंढना है। तो पहला कथन है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए। नहीं, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए नहीं आई थी। और कथन नंबर दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का तैयार करना था। हाँ, ये सही है। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह जो है अपने सत्ता को छोड़ के, मतलब कि ब्रिटिश सरकार अपना सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी कैबिनेट मिशन को दिया गया था। और कथन नंबर तीसरा है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए दिया गया था। नहीं, ये कैबिनेट मिशन इसलिए नहीं आया था भारत, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन जो कि भारत भेजा गया था उससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने फरवरी 1946 को भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए और तरीके और साधनों का पता लगाने के लिए 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री को एक उच्च स्तरीय मिशन के लिए भारत भेजने की घोषणा की थी। और इस मिशन के 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव व इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। और कैबिनेट मिशन का दूसरा जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, यह व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और तीसरा जो सदस्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, और इसे एडमिरल्टी के पहले भगवान माना जाता था। और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन का जो प्रमुख बातें था वह निम्नलिखित था कि सभी दलों और सामूहिक भारतीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की जाए, जिसमें यह चर्चा की जाए कि इसकी आंतरिक सरकार के गठन कैसे और किस तरह से की जा सकती है। और दूसरा था भारत को स्वतंत्रता देने वाला एक नए संविधान को तैयार करने के लिए सिद्धांत और प्रक्रिया के ऊपर चर्चा की जाए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत की एकता या विभाजन के मूल मुद्दों पर किसी समझौता पर नहीं पहुंच सके थे, और जिसके कारण कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में उस जिले में आया था, अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर गया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाएगा। यह जिस किसान नेता का जिक्र किया जा रहा है वह कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो बाबा रामचंद्र अवध के किसान नेता थे। एक अनुबंधित मजदूर के रूप में वह प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र फिजी गए थे। और बाबा रामचंद्र 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने, भिक्षावृत्ति को समाप्त करने और राजस्व में कमी करने की मांग की थी। और इन्हीं की प्रयास से जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों की मदद से किसानों की शिकायत निवारण के लिए अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की थी।